हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का हम लोग यहाँ पर पूरे फर्स्ट बुक का यानी कि फर्स्ट बुक मतलब कि यहाँ पर हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र, कौन सा अर्थशास्त्र, व्यष्टि यानी कि माइक्रो अर्थशास्त्र का यहाँ पर फुल एमसीक्यू देखने वाला है क्वाइक रिवीजन में, यानी कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आपको समझा पूरा देंगे। आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट ज़्यादा परेशान होते रहते हैं ना, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग को पढ़ते रहना है, ठीक ना। मतलब कि इंग्लिश वाला भी मैं बता दूंगा, ठीक है। और देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ही ऐसा, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक। और नहीं समझिएगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक। मतलब जैसे भी कीजिए थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आपके पास कम टाइम है, लेकिन मैं आपको करा पूरा दूंगा, ठीक। तो बस बने रहिएगा और हर एक वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ पर जितना वीडियो कराने वाला हूँ, सिर्फ चार वीडियो में मैं आप लोगों का पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराने वाला, सिर्फ 4 वीडियो में। तो बस बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके डायरेक्ट कल भिड़ेंगे, ठीक है। और आर्ट्स वाले ये भी ध्यान देंगे, आप लोगों का शायद 17 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो अलग से मैं आपके लिए नहीं कराने वाला हूँ, आपको भी यहीं से कर लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है कि ये कौन सा अर्थशास्त्र है, हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से छोटा वाला ना, जिसको माइक्रो का मतलब छोटा ही होता है। तो उसका हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का। कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का। और फोर्थ, 5, 6 चैप्टर का आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो बस बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि कौन सा यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ठीक, बताना है, ठीक। हिंदी में उत्पत्ति के साधन नहीं है, तो उत्पत्ति के साधन कौन नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों होता है। भूमि, श्रम, पूंजी होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो क्या नहीं होगा? तो मुद्रा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि मनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मनी। आपको मैंने ये सब्जेक्टिव में भी कराया है, ऑब्जेक्टिव में भी कराया है, और आपको रटा गया होगा कि जो उत्पत्ति का साधन है ना, उत्पत्ति का साधन भूमि, श्रम, पूंजी होता है। मतलब कि हमको कोई भी चीज उत्पादन करना है तो भूमि, श्रम, पूंजी का हमको जरूरत पड़ेगा ही, ठीक। किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो भूमि, श्रम, पूंजी का जरूरत पड़ेगा। कैसे जी? अब यहाँ पर समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री लगाना है, तो सबसे पहले आपको भूमि चाहिए, तब तो आप लोग फैक्ट्री बनाएंगे। फिर उसके लिए पूंजी भी तो चाहिए, और श्रम, श्रम का मतलब लेबर तो आपको चाहिए ना, तभी तो आप लोग बना पाएंगे। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा, और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है कौन नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, वहां आप लोग गलत सलत पढ़कर टिक नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, बिलोंग टू। तो ये माइक्रोज का मतलब आप लोग ये समझिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, या फिर ये समझिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, जो कि हम लोग यहाँ पर स्टडी ही कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इनडायरेक्टली पूछा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ठीक, यानी कि जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो ये माइक्रो शब्द कहाँ से लिया गया, कौन से भाषा का ये शब्द है? तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, ये मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा लिटरली जो मैंने कराया है प्रीवियस कुछ दिनों में, तो आपको याद होगा। राइट आंसर क्या? ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक भाषा है। कौन सा? ग्रीक भाषा, ठीक। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि निम्न में से किसने विभाजित किया? मैंने बताया है, ठीक, मैंने बताया है। अगर कोई अगर रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पर होगा ना, तो उसको पता होगा, और लिटरली वो यहाँ पर आंसर कर पाएगा। उसको अब यहाँ पर पता चल रहा होगा कि मैंने जो पीछे पढ़ाया है ना, और अगर उसने वो पढ़ा होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि पीछे पढ़ने से मेरा कितना कंप्लीट हुआ है। तो राइट आंसर का जगह राइट आंसर आ जाएगा रैग्नर फ्रिज। जो रैग्नर फ्रिज है ना, इसी ने क्या बांटा था? अर्थशास्त्र को बांटा था दो भागों में, व्यष्टि और समष्टि, जिसका कि अभी हम लोग अलग अलग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक। और कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके बोल देता है कि किसने सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग किया? तो रैग्नर फ्रिज ही होगा। क्यों क्यों उपयोग किया? क्योंकि इसी ने बांटा था भाई, इसी ने बांटा था, तो यही ऑब्वियसली यूज करेगा, ठीक। इसके बाद चलिए आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसने कहा कि एक कथन आएगा, ये जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, फोर्थ नंबर, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके ऐसा 100% बनेगा, ठीक, मान के रखिएगा एकदम। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? धन का विज्ञान, ये भी मैंने बताया है। अगर कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या मैंने बताया है या नहीं बताया, अगर रेगुलर स्टूडेंट होगा तो। अब जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, अब वो कमेंट नहीं करेंगे कि नहीं सर नहीं बताया, आप नहीं कर सकते हैं कि नहीं बताया, मैंने बता रखा है। राइट आंसर इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। हु सेड इट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक। तो ये कौन बोलता है, ठीक।
तो राइट आंसर का जगह हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडम स्मिथ। क्या जगह? एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आपका 4th नंबर वाला क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि जो धन संबंधी परिभाषा है ना जी, धन संबंधी परिभाषा ये एडम स्मिथ ने ही दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा 5th नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? इसको मैंने इतना इजीली तरीके से समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्वाइक रिवीजन भी कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक्स्ट्रा में। क्या बोल रहा है? टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो जो यहाँ पर क्या है, आर्थिक समस्या है ना, मूल रूप से किसकी समस्या? चुनाव की समस्या, यानी कि चॉइस की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 5 नंबर वाला क्वेश्चन का 5 नंबर वाला हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि चुनाव की समस्या। समझिएगा कैसे? मान लीजिए आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या का मतलब क्या होता है जी? आर्थिक समस्या का मतलब पैसे की समस्या। आपके पास 10 रुपए ही है, 10 रुपए ही है। ठीक, वही वाला एग्जाम्पल दूंगा मैंने प्रीवियस वीडियो में जो दे रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, 10 रुपए ही है, आप गए आप लोग दुकान पे, किराने की दुकान पर। अब आपका कल एग्जाम होने वाला है, तो आपको पेन तो चाहिए ना, तो आप लोग सोच रहे हैं कि पेन मैं ले लूं, क्या ले लूं? पेन ले लूं। ठीक, अब आपके मम्मी ने बोल रहा कि बेटा जी आपको क्या करना है, वहां से नमक लेके आना, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। ठीक, खाना नहीं बनेगा और फिर आपको खाने के लिए मिलेगा भी नहीं। तो आप क्या सोचेंगे कि अरे यार आज तो मैं एग्जाम लिख करके आया हूँ, ठीक, और मेरे पास प्रीवियस पेन है ही, तो मैं पेन नहीं लूंगा, पेन नहीं लूंगा, नमक ही ले लूंगा, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो आपके पास चुनाव की समस्या है ना कि आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, पेन लूं या नमक लूं, पेन लूं या नमक लूं, चूज करना पड़ेगा ना। तो मतलब चुनाव की समस्या आपके पास आएगी जब भी आपके पास क्या हो, आर्थिक समस्या होगी, मतलब कि पैसे की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? ठीक, इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र, कौन सा तंत्र? कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअली 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। मैंने बताया है आपको, पूंजीवादी यानी कि जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट, सॉरी समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट, और मिश्रित यानी कि मिक्स्ड। ठीक, जो कि हमारा अर्थव्यवस्था है ना, भारत का मिक्स अर्थव्यवस्था है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला कीमत तंत्र, कीमत तंत्र मतलब आप लोग कुछ कुछ समझ में यहाँ पर पढ़ करके कुछ समझ में आ रहा होगा। कीमत मतलब यहाँ पर पैसे की कुछ कुछ बात कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजीवादी। पूंजीवादी में हमेशा कीमत तंत्र की बात बोलता है, यानी कि कैपिटलिस्ट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि बोले तो पीपीसी। इसका स्लोप कैसा होता है? तो मैंने आपको बता रखा है, इसका स्लोप मैंने बहुत बार बता रखा है, ग्राफ से भी बताया है। राइट आंसर क्या जाएगा कि ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं भी होता है ना, बाएं से दाएं। तो एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए ना तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, आपको वहां पर जिस प्रकार से ऑप्शन देगा उसी प्रकार से आप लोग को टिक करना है। ठीक, तो अगर ये ऐसे मतलब सेम टू सेम दे देगा तो आपको बाएं से दाएं, ऊपर से मतलब नीचे टिक कर देना है, और अगर बाएं से दाएं रखा दे रखा होगा तो बाएं से दाएं कर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। कौन सी समस्या? आर्थिक समस्या। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सा यहाँ पर कब डिनोट करता है, यानी कि आर्थिक समस्या कौन सा वक्र दर्शाता है, ये भी मैंने बता रखा है। राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारा उत्पादन संभावना वक्र। क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। कौन सा? उत्पादन संभावना वक्र, इसका पूरा नाम है। यहाँ पर आई थिंक पूरा नाम नहीं दे रखा है, बट इसका राइट आंसर क्या जाएगा देख लेते हैं एक बार नीचे। हाँ दिया है, उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि ऑप्शन मेरा पर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है ना, पीपीसी, पीपीसी। चलिए तो यहाँ पर 8 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 8 नंबर वाला। इसके बाद आ जाते हैं 9 नंबर वाला क्वेश्चन पर, जो कि क्या बोल रहा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मैंने बताया है, और इसको यहाँ पर मतलब अलग से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस ये होता है तो होता है, याद रखना पड़ेगा। साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर वाला क्वेश्चन। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है? द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? 10 नंबर वाला का 10 नंबर का राइट आंसर जाएगा सीमांत लागत, यानी कि क्या बोलते हैं, एक मिनट अवसर लागत ना, अवसर लागत होगा आर्थिक लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आप लोग का 10 नंबर वाला क्वेश्चन का। क्या जाएगा? अवसर लागत को क्या बोलते हैं? आर्थिक लागत भी बोलते हैं, इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो गया करेक्ट, अवसर लागत को बोलते हैं क्या? आर्थिक लागत। ठीक, यहाँ पर नाम पूछा था इसलिए। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेगा,
व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया, व्यष्टि का मतलब छोटा होता है, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, व्यक्तिगत इकाई, बिल्कुल सही। छोटे छोटे चर, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस। और मैं सारा इंग्लिश यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन दो बार रिपीट हो जाएगा, तो उस प्रकार से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। जहां पर ज्यादा जरूरत है मैं वहां पर इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ, बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपना देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर वाला बोल रहा है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हम लोग कौन सा यहाँ पर पढ़ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही तो होगा करेक्ट, ठीक। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर व्यष्टि होगा तब भी सेम ही बात होगा, व्यष्टि को सूक्ष्म बोला जाता है, ठीक। इसके बाद चलिए आगे बढ़ देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा व्यक्तिगत इकाई का, ठीक। व्यक्तिगत इकाई बोल देता है या फिर एक चर बोल देता, तो राइट आंसर जाएगा, बाकी ये सारे समष्टि है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आप क्या पूछ रहे हैं, शाखा पूछ रहा है, शाखा। तो आर्थिक कल्याण आ जाएगा, वही बात बोल रहा है ना, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण ही बोल लीजिए एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। आ जाते हैं 15 नंबर वाला क्वेश्चन पर। अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी से है। मैंने अर्थव्यवस्था की कुल 3 केंद्रीय समस्या बताया है। अब यहाँ पर बोल रहा है उत्पादन की तकनीकी से। उत्पादन की तकनीकी का क्या मतलब आ जाएगा, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को, तब समझ में आएगा। राइट आंसर है कैसे उत्पादन करें। तो 3 समस्या होता है। एक तो पहला समस्या होता है कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में, फिर होता है कि कैसे उत्पादन करें, और तीसरा का होता है कि किसके लिए उत्पादन करें। तो ये बोल ही रहा क्या उत्पादन करें, तो इसको मतलब सॉरी कैसे उत्पादन करें, तो यहाँ पर चूज करना पड़ेगा ना जी आपको, कि श्रम लगा करके उत्पादन करना है या फिर मशीन लगा के उत्पादन करना है, मतलब तकनीकी की चयन की समस्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसे उत्पादन करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं जरा सा, यहाँ पर 16 नंबर क्या बोल रहा है देखिएगा। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, यानी कि इन डिफरेंस कर्व स्लोप्स, क्या बोल रहा है, इन डिफरेंस जो कर्व होता है ना, इसका यहाँ पर राइट आंसर किया जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड नंबर वाला ये थर्ड नंबर वाला कहने का मतलब ये कौन से आगे आपके, ये सेकंड चैप्टर से ना, ये सेकंड चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ये सेकंड चैप्टर से आपका। तो देखिएगा तटस्थता वक्र का झुकाव कैसे होता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास बाएं से दाएं, किधर, बाएं से दाएं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। कौन से क्वेश्चन का, तो यहाँ पर थर्ड वाला से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, मतलब मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, मतलब कि कौन सा तत्व एकदम यूज होना ही चाहिए। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड, यानी कि डिमांड के लिए इसेंशियल बताना है ना, तो राइट आंसर का राइट आंसर जाएगा हमारा वस्तु की इच्छा। अब मान लीजिए आपको किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा ही नहीं है, तो आप लोग मांग कैसे करेंगे। हमको किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होती है तभी हम लोग मांग करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सोचा कि पेन मेरे को खरीदने का मन है, या फिर पेन मेरे को खरीदना है, तब तो हम लोग जाकर दुकान में मांग करेंगे कि मेरे को पेन चाहिए, तो वही आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर का चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब कि शुरू से हो रहा है। बोल रहा है कि मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है। तो मांग वक्र का सामान्यतः ढाल कैसा होता है, यहाँ पर पूछ रहा है। राइट आंसर जाएगा बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराऊंगा, अगर सब्जेक्टिव में ऐसा आया तो मैं वहां पर आपको ग्राफ बनाकर समझाऊंगा। यहाँ पर ग्राफ बनाने का ज्यादा मतलब है नहीं, आप लोग बेकार में कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिएगा, कीमत या फिर बजट रेखा, क्या कीमत या फिर बजट रेखा की ढाल कैसे होती है। स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन, तो दोनों का सेम ही होगा ना, इसलिए यहाँ पर या लगा करके इसने दिया है, और ये मैंने कराया भी है। राइट आंसर क्या जाएगा, माइनस का होता है, माइनस का पी एक्स बाई पी वाई, ठीक। माइनस का पी एक्स बाई पी वाई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखिएगा जी। 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव में मैंने बताया है, जो स्टूडेंट सब्जेक्टिव देखे होंगे ये वाला क्वेश्चन का, तो वो इजीली बना पाएंगे, जो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैं यहाँ पर हूँ तो टेंशन किस बात का, अभी मैं समझा देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या होता है, 0। समझिएगा इसका ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ होता है समझिएगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है, ठीक। दोनों एक्स और वाई दोनों जगह पर वस्तु होता है, इधर भी वस्तु होता है, इधर भी वस्तु होता है, ठीक। और इनका ग्राफ ऐसे बनता है ना, यहाँ पर ये बीच में आ गए तो इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर इरेज करते हैं। देखिएगा कैसे इसका ग्राफ बनता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक। ये होता है हमारा टीयू बोले तो टोटल क्या बोलते हैं इसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं आई थिंक, हाँ। और यहाँ पर ये होता है हमारा एमयू, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक, ऐसे होता है। और ये नीचे चलता जाता है, मतलब इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाते हैं हम लोग, तब ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब एमयू होता है। तो जब यहाँ पर जो टीयू है ना, यानी कि जो कुल उपयोगिता है, यहाँ पर जब ये अधिकतम होता है ना, ये इसका पीक पॉइंट है, ऊपर वाला देखेगा यहाँ पर, जहाँ मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ,
ठीक। तो ये जब पीक पर होता है तो यहाँ पर जो एएमयू होता है ना कि जो सीमांत उपयोगिता होता है ना, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पर देख लीजिए जीरो होता है। और जब ये बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, तब ये क्या होता है? ये घट रहा होता है। ठीक। और जब ये घटना स्टार्ट करता है तब ये ऋणात्मक होता है। ये 3 पॉइंट याद रखेगा। 3 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर 100% क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन पर। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? मैंने बताया है गोसेन का प्रथम नियम किसे बोलते हैं? गोसेन का 2 नियम है। तो यहाँ पर पूछ रहा है गोसेन का प्रथम नियम। तो गोसेन का प्रथम नियम कौन सा होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोल सकते हैं, या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और द्वितीय नियम कौन सा आता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर वाला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है जी, सही कथन। तो पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं एक बार। तो आ में बोल रहा है कि उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। नहीं जी, एक मिनट। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि होती है। एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब और वाला यहाँ पर पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता फलन है, ये तो सही बोल रहा है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। फिर बोल रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा सही बोल रहा है ना, सही बोल रहा है। मैंने यहाँ पर नहीं समझ लिया था, सही नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सही सभी आ जाएगा। सब सही बात बोल रहा है। उपयोगिता का मतलब होता है कि जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, मतलब कि जितना हमारा ज्यादा तेज इच्छा होगा उतना ही उपयोगिता मतलब ज्यादा होगा। फिर वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। सभी बात सही बोल रहा है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, देखिएगा। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो अभी तुरंत ऊपर पढ़े, ऊपर आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आंसर आप लोग खुद यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उपयोगिता। क्या बोलते हैं इसको? उपयोगिता बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना? हाँ वही क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या बोल रहा है। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो ये चित्र क्या प्रदर्शित करता है? इधर आपको कीमत दिया गया प्राइस, और इधर आपको डिमांड दिया गया है। ठीक, मतलब कि मांग की मात्रा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का मांग होगा ना, ये पूछ रहा है किस प्रकार का मांग होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास पूर्णतः लोचदार मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, जब भी एक्स अक्ष के समांतर का ग्राफ बन जाए, किसके समांतर? एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष का अगर समांतर ग्राफ बन गया मतलब क्या है? पूर्णतः लोचदार है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? उपभोक्ता, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, देखिएगा। उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग बढ़ती है? मतलब कि उपभोक्ता की आय क्या हो गया? बढ़ गया। मान लीजिए पहले आप लोग 50,000 पर काम करते थे, अब आपको 80,000 मिलने लगा, मतलब आपका आय बढ़ गया। तो आप लोग किस प्रकार की वस्तु की मांग करेंगे? मान लीजिए पहले आप लोग कम कीमत की वस्तु खरीदते थे, अब आप लोग ज्यादा कीमत की वस्तु खरीदने यहाँ पर क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे, मतलब कि सोचेंगे ज्यादा कीमत की वस्तु खरीदने के लिए। तो राइट आंसर क्या देगा? क्या बोला कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है? अच्छा घटती है बोल रहा है ना, घटती है। तो घटिया वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप लोग घटिया वस्तु नहीं खरीदेंगे, फिर अच्छा वस्तु खरीदेंगे, मतलब कि महंगा वस्तु खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पर है ना आय बढ़ गया, आय बढ़ गया तो आप लोग अच्छी अच्छी वस्तु खरीदेंगे। घटिया वस्तु क्यों खरीदेंगे जी? आपका आय बढ़ गया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा ना कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझाने के बाद भी मैं यहाँ पर मेरी जान निकल जा रही है समझाने में, इतना इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं। आप लोग सिर्फ रट्टा मारिए, आप लोग से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों ने साल भर पढ़ाई किया नहीं है। इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया तो या तो आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा समझा रहा हूँ। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे जरा सा भी ना तो आपको समझ में आएगा, और नहीं पढ़े होंगे ना तो आप मेरी बातों अगर ध्यान से सुनेंगे लिटरली तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान। तो फिर से वही वाला ग्राफ से क्वेश्चन आ गया। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता मान कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फिर बोल रहा है सामान्यतः एक उदासीनता वक्र, यानी कि जनरली एन इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? इसका आकार कैसा होता है ये बोल रहा है। तो कैसा होता है? मूल बिंदु के और उत्तल, यानी कि कभी कभी देखिएगा ना हिंदी वाला स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तल नहीं बोलेगा, डायरेक्ट उत्तल नहीं बोलेगा, अनोदर ऐसे करके कुछ दे देगा। तो आप लोग वहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स आपको मिलेगा, कॉन्वेक्स वहाँ पर 100% मिलेगा। तो कॉन्वेक्स देख करके टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी वाले थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मुझको पता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चैप्टर से आ गया जी, वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, सेकंड नंबर वाला भी। तो देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, औसत परिवर्तनशील लागत है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
कैन बी डिफाइंड एज, मतलब कि औसत परिवर्तनशील लागत का ना एक्चुअली ये क्या पूछ रहा है, एक्चुअली ये फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये होता है कि TVC डिवाइडेड बाय Q। ठीक, याद ही रखिएगा, डायरेक्ट ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। फोर्थ नंबर वाला बोल रहा है निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आय यानी कि AMR बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू बोल सकते हैं, शून्य अथवा क्या, अथवा ऋणात्मक हो सकती है। ठीक, शून्य या फिर ऋणात्मक, तो किस बाजार में, मतलब कि कौन सा बाजार होगा, यहाँ पर बाजार बहुत प्रकार के दिए हुए हैं आपको, तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास बोल सकते हैं उसको एकाधिकार बाजार यानी कि मोनोपोली, या फिर एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव यानी कि ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, दोनों में जीरो हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है, पूर्ण प्रतियोगिता में कभी नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रखता है, यानी कि इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कंटेंट, मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता ये बाजार की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन का, 5 नंबर वाला क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा AR को क्या बोलते हैं हम लोग, AR को बोलते हैं हम लोग एवरेज रिवेन्यू, और AMR भी होता है बोल सकते हैं, AMR भी होता है कभी कभी, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हमेशा होता है, तो एक बार आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा 5 नंबर लोकेशन का। ठीक, तो ऐसा राइट आंसर तो यहाँ पर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि AR। ठीक, यानी कि एवरेज रिवेन्यू। AMR भी होता है, आप लोग ये सुने होंगे कि AR बराबर AMR होता है। ठीक, AR बराबर AMR होता है। जब AR बराबर AMR होगा तो ये भी हो सकता है ना स्थिर, ये भी तो स्थिर हो सकता है, मतलब कि AMR भी स्थिर हो सकता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा C भी सही हो सकता है। ठीक ना, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा खुद से, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म की अंतिम संतुलन दशा में यानी कि इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म क्या होता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा कि MC वक्र जो है ना MR को नीचे से काटती है, यानी कि MC वक्र कट्स MR फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त, तो फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त वही वाला होता है जो मैंने आप लोग को सॉरी वो नहीं होगा, फॉर्म के संतुलन की क्या बोल रहा है, मतलब कि शर्त पूछ रहा है, तो MC बराबर क्या हो जाएगा MR, MC बराबर क्या होता है MR होता है, ऑप्शन नंबर बराबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 8 नंबर वाला क्वेश्चन, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, पूर्ति यानी कि सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ किससे, तो यहाँ पर बताइए जरा से इसका आंसर, राइट आंसर जाएगा कीमत, समय की अवधि, और क्या बोला, किसी समय की अवधि और कीमत दोनों से राइट आंसर, इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट 8 नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक, चलिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन अभी इसमें हम लोग नहीं करेंगे इस वाले वीडियो में, मतलब कि 3 चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 4th नंबर वाले से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा 9th नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है, पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम में आपको सब्जेक्टिव वाले में कराऊंगा और करा भी रखा है 1-2 बार। ठीक, फिर से मैं एक बार करा दूंगा क्वाइक रिवीजन के तौर पे। तो 9 नंबर वाला राइट आंसर क्या जाएगा, 9 नंबर वाला राइट आंसर जाएगा कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बात सही बोल रहा है। उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर होने से, ये भी सही बोल रहा है। तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर होने से, ये भी सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव। पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं हैं, या तो मान्यता ये होती है। ठीक, ये होगा तब यहाँ पर मान्यता होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए, अब आ गया 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो फिर से आपको यहाँ पर इस बार पूर्ति पूछेगा, इस बार क्या पूछ रहा है, पूर्ति पूछ रहा है। तो यहाँ पर कैसा पूर्ति होगा, तो जब भी वाई अक्ष के पैरेलल आ जाए तो याद रखिएगा, वाई अक्ष के पैरेलल आ जाए तो क्या जाएगा, वाई अक्ष के पैरेलल को बोलते हैं पूर्णतः बेरोजगार, क्या बोलते हैं, पूर्णतः बेरोजगार। चलिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कि पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र को ज्ञात की जाती है, पूर्ति लोच की माप यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक मिनट, पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर जाएगा कि इसको बोल सकते हैं डेल्टा QS, और अपन में होता है यहाँ पर QS, और अपन में लिख सकते हैं डेल्टा P अपन में P, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। डेल्टा QS अपने जगह पर, ठीक, और नीचे QS है, और ये ऊपर मल्टीपल हो जाएगा कि ये जो P है ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा P ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट, तो उस प्रकार से भी मतलब दे देता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद 12 नंबर वाला, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, उत्पादन फलन में जो है ना, उत्पादन किसका फलन है यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर जगह हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हैं उत्पत्ति के साधनों का, किसका, उत्पत्ति के साधनों का। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, कौन सा समय, तो होता है हमारा क्या, दीर्घकाल होता है। कौन सा होता है काल, दीर्घकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी देगा, यानी कि लॉन्ग
ये टर्म हो सकता है या फिर यहाँ पर तो लॉन्ग रन दिया है, कोई बात नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बड़ा समय होता है, बड़ा समय। उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं उसमें हम लोग सब में बदल सकते हैं, भूमि में बदल सकते हैं, श्रम वगैरह, पूंजी वगैरह सारा कुछ हम लोग बदल सकते हैं, मतलब कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट है कि उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है, तो उत्पादन फलन को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, ये 14 नंबर वाला क्वेश्चन है। उत्पादन फलन को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो राइट आंसर का जाएगा हमारे पास, और इसको व्यक्त करते हैं क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, मतलब कि ए कोमा बी कोमा सी, यहाँ पर सारे कुछ रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे 15 नंबर वाला क्वेश्चन पर। उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन के साधन, तो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, भूमि श्रम पूंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वहां पर नहीं पूछा था, यहाँ पर है पूछ रहा है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं 16 नंबर वाला पर। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या पूछ रहा है, सक्रिय साधन ना, सक्रिय साधन का मतलब समझिए, मान लीजिए कोई उत्पादन करा रहा है, उत्पादन करा रहा है, ठीक, तो लेबर लगाएगा जी, ऑब्वियसली बात है, लेबर लगाएगा, पूंजी भी लगाएगा, श्रम भी लगाएगा, उत्पादन करने के लिए सारा कुछ तो चाहिए है ना। उत्पत्ति के साधन में ये तीनों चीज यहाँ पर क्या है, मौजूद है, तो पूंजी, भूमि, श्रम, ये तीनों तो आते हैं, लेकिन ये सक्रिय पूछ रहा है, मतलब कि कौन खुद से भी काम करता है। तो जो लेबर है ना, लेबर ये खुद से भी काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर काट जाएगा, राइट आंसर जाएगा 16 नंबर का, 16 नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा, 16 नंबर का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको खुद से काम करना पड़ता है। मान लीजिए आप एक खुद लेबर है और कुछ उत्पादन कर रहे हैं, तो आप लोग खुद भी काम करेंगे, खुद से भी काम करेंगे, फिर घर का ही काम चल रहा है तो आप लोग खुद से काम करेंगे, इस प्रकार से समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, तो ये एक्चुअली ना, ये यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप लोग का डिमांड अच्छा आता है तो मैं अलग से करा दूंगा, अदरवाइज सबसे पहले मैं आप लोग को थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल से एक या फिर दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक, या एक या फिर दो बनेगा, और एक 5 मार्क्स में आई थिंक बनेगा, एक 5 मार्क्स में भी बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव में एक या फिर दो रहेगा। तो अगर आप लोग कमेंट करते तो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक, इसके बाद ऐसे 18 ना बोला कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होना चाहिए, प्रत्येक बाजार की दशा में पूछ रहा है। तो राइट आंसर का करेक्ट आंसर रहेगा कि यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, कि ये हो जाए, मतलब कि एम आर एम सी के बराबर हो जाए, और एम सी वक्र जो है एम आर को नीचे से काट दे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट, यानी कि बोथ, और बोल सकते हैं बी एंड सी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, आप लोग को बगल में दिख भी रहा होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, पैमाने का प्रतिफल से, किससे, पैमाने का प्रतिफल से। चलिए आगे आ जाते हैं, तो आगे हमारे पास देखिएगा, आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल है, कराने वाला हूँ नहीं। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सही है, सही पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट। तो 21 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पर मतलब फॉर्मूला दे रखा, तो ये यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, समझिएगा क्या होता है। ये होता है एक्चुअली, बोल सकते हैं टी भी सी इज इक्वल टू टी सी और माइनस में टी एफ सी, और कभी कभी ऐसे भी देता है कि टी भी सी प्लस में टी एफ सी इज इक्वल टू टी सी, तो दोनों याद रखेगा, अगर एक भी याद रखता है तो आप लोग बना सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन होता है, किस लागत में परिवर्तन होता है, 22 राइट आंसर का जगह कुल स्थिर लागत, किसमें, कुल स्थिर लागत में परिवर्तन आ जाता है। 23 नंबर बोला, औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है यहाँ पर बताना है, औसत लागत वक्र का आकार यहाँ पर पूछ रहा है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। तो 23 नंबर बोला, 23 नंबर का राइट आंसर क्या जाएगा कि एक मिनट, औसत लागत वक्र यानी कि द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो ये होता है यू आकार का जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर 23 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 24 नंबर वाला क्वेश्चन, कि दो समुत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है, दो समुत्पाद वक्र हैं और उनके बीच की दूरी क्या व्यक्त करता है, तो उत्पादन स्तर में परिवर्तन। ठीक है, फिर देख लीजिए, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, तो सिर्फ दो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, तो राइट आंसर का जाएगा 25, तो बोल सकते हैं औसत उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, औसत उत्पाद, और साथ में एक जो ऊपर पूछा था दोनों का यू आकार होता है। फिर है 26 नंबर ला के, सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब, तो कब होते हैं, सीमांत लागत यानी कि एम सी और औसत लागत यानी कि इसको बोलते हैं एसी, तो एमसी और एसी कब बराबर होते हैं, राइट आंसर का कि औसत लागत जब न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 27 नंबर वाला देख लीजिए, तो 27 नंबर वाला यहाँ पर नहीं है। ठीक, 26 नंबर वाला तक नहीं था। चलिए, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है, कौन से, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद 4, 5, 6 बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, तो बस उसके लिए बने रहिएगा। और इसी प्रकार से 2 वीडियो में आपका मैं बीएसटी अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करा दूंगा, और सब्जेक्टिव भी बीच बीच में आपको देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।